तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सिलेबस के अनुसार पहले वीडियो में हमने देखा था प्राकृतिक आपदा एक परिचय, और दूसरे वीडियो में देखेंगे बाढ़ और सुखाड़, और फिर तीसरा वीडियो जो आप लोगों के सामने आएगा वो आएगा भूकंप एवं सुनामी पर। क्लियर है। इसलिए हम लोग सिलेबस के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं कि मैट्रिक एग्जाम जो आप लोगों का फरवरी में होगा उस समय से आपका एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव आपका नहीं छूट सके, इसलिए चैप्टर वाइज और छोटी छोटी वीडियो करके आपको दिया जा रहा है ताकि आप कंप्लीट करते चलें। लाइव क्लास में भी आप लोग देखते जा रहे हैं जो कि आप लोगों का 7:30 बजे से चलता है, उसमें भी चैप्टर वाइज हम लोग चल रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो वीडियो अपलोड हो रहा है उसमें भी हम लोग चैप्टर वाइज चल रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं बाढ़ और सुखाड़ को लेकर के, जो कि सिलेबस के अनुसार है। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, वीडियो का आप एक लाइक जरूर कर देंगे, और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़ के बारे में, जिसका पहला प्रश्न है कि बाढ़ कैसे आती है स्पष्ट करें। यानी कि बाढ़ किस प्रकार से आती है और इसके आने का क्या कारण है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये प्रश्न जो है 2013 के एनुअल में आया हुआ है। चलिए इसका जवाब जानते हैं कि बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है, याद रखिएगा, प्राकृतिक आपदा है जो वर्षा ऋतु में अतिवृष्टि के कारण आती है। यानी कि अतिवृष्टि का मतलब हुआ कि वर्षा अधिक होना। अतिवृष्टि के कारण यानी कि ज़्यादा बारिश के कारण जब नदियों में जल संग्रहण, यानी कि जल जितना नदी में रहना चाहिए उनकी क्षमता से अधिक हो जाता है, यानी कि जल जितना रहना चाहिए अगर उससे ज़्यादा बारिश का पानी अगर नदी में आ जाता है, तब क्या करता है नदी, तब जल नदी तट से ऊपर उठकर या उसे तोड़कर समीप के क्षेत्रों में, यानी कि अगल बगल क्षेत्रों में फैल जाता है। इस स्थिति को बाढ़ कहा जाता है। चलिए अब इसका प्रमुख कारण जानते हैं। इसका प्रमुख कारण है कि औसत से अधिक वर्षा, वार्षिक वर्षा या कम समय में अधिक वर्षा। दूसरा है कि हिम नदियों का अधिक पिघलना। तीसरा होगा कि बांध, बैराज तथा डैम का बनना। और चौथा होगा नेपाल जैसे पड़ोसी देशों द्वारा किसी नदी में भारी मात्रा में पानी छोड़ा जाना इत्यादि। यानी नेपाल क्या करता है, नेपाल पड़ोसी देशों में क्या करता है कि नदी में भारी मात्रा में पानी छोड़ देता है अपना देश का पानी, तो होता क्या है कि बाढ़ की स्थिति बन जाती है। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 है कि बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बतावें, कि बाढ़ पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है। चलिए इसके हम जवाब जानते हैं। बाढ़ नियंत्रण के तरीके इस प्रकार हैं। पहला, नदियों पर बांध बनाना। दूसरा, तटबंधों की दीवारें ऊंची करना एवं उसे मजबूती देना तथा नहरों का निर्माण कर पानी के बहाव को नियंत्रित करना। तीसरा है, नहरों का निर्माण कर पानी के बहाव को नियंत्रित करना। यानी कि जितना ही नहर का निर्माण होगा तब पानी के बहाव पर नियंत्रण हो सकता है। चौथा है कि जल के विभिन्न उपयोग जैसे सिंचाई, पनबिजली, जल संवर्धन, मत्स्य पालन, बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट इत्यादि का समेकित विकास इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि बाढ़ वाले इलाके की भूमि का उपयोग कृषि एवं अन्य कार्यों के लिए सही ढंग से हो सके, तभी हम बाढ़ पर नियंत्रण कर सकते हैं। सवाल नंबर 3 देखेंगे। देखिए सवाल नंबर 3 सूखा पर है कि सूखे की स्थिति को परिभाषित करें। यानी सूखा किस प्रकार से आता है, उसका कारण क्या हो सकता है। इसका जवाब होगा कि सूखा का सरल अर्थ वैसी स्थिति से है जो सामान्य कम वर्षा नहीं होने के कारण उत्पन्न होती है। यानी कि जितनी वर्षा होनी चाहिए अगर वर्षा नहीं हो तो सूखे की स्थिति बनती है। अतः सूखा या जलाभाव उस स्थिति को सूचित करता है जिससे अनावृष्टि या अल्पवृष्टि के कारण भूमि की सतह पर तथा सतह के नीचे जल का अभाव हो जाता है। अल्पवृष्टि मतलब कि कम बारिश होना, और अनावृष्टि का मतलब ही वही होता है कम बारिश के कारण क्या होता है कि भूमि जो है सूखने लगती है, जिससे सूखे की स्थिति बनने लगती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सूखा वह स्थिति है जब वर्षा सामान्य से केवल 75% हो। यानी कि जितनी वर्षा होनी चाहिए और केवल उसका 75% हो तो वो सूखे की स्थिति आ सकती है। जिसमें वर्षा सामान्य से 50% कम हो तब वो भयंकर सूखा की स्थिति कहलाती है। अब समझ लीजिए कि जितना वर्षा आपके खेतों को चाहिए सिंचाई के लिए, अगर उसमें 50% कम वर्षा हो तो भयंकर सूखे की स्थिति आ सकती है। अन्य प्राकृतिक प्रकोपों की तुलना में सूखे का जो प्रकोप है धीमी गति से होता है। सवाल नंबर 4 जानेंगे। सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारकों का वर्णन करें। सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारकों का वर्णन करना है, यानी कौन कौन से कारक जिम्मेवार हैं सुखाड़ आने के लिए। इसका चलिए हम जवाब जानते हैं। इसका जवाब होगा कि भारत में सूखे के लिए उत्तरदायी मुख्य निम्नलिखित हैं।
निम्नलिखित कारण है। देखिए क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला, कम वर्षा होगी तो अपने आप ही सूखा आ जाएगा। जनसंख्या विन्यास। तीसरा होगा समुचित जल प्रबंधन नीति का अभाव, यानी कि समुचित जल का अगर नीति का प्रबंधन नहीं हो तो सूखा आना है। उद्योग धंधे। पांचवा है कृषि क्षेत्रों द्वारा भू जल का अत्यधिक दोहन, तथा छठा होगा कि अंधाधुंध वनों की कटाई। वनों की कटाई से इसलिए निर्भर करता है कि वन अगर रहते हैं तो प्राकृतिक जो है संतुलन बनाए रखती है। अगर वन के कारण, पेड़ों के कारण अगर संतुलन गड़बड़ाती है तो वर्षा का स्थिति भी गड़बड़ाता है। या तो ज़्यादा वर्षा होगा या तो कम वर्षा होगा, या कभी कभी तो स्थिति ऐसी आ जाती है कि वर्षा नहीं के बराबर होती है। इस कारण से भी सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आगे है कि वर्षा से पृथ्वी पर गिरने वाले जल की मात्रा में कमी और भौम जल स्तर में गिरावट के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः यह एक मंद गति से उपस्थित होने वाली आपदा है, यानी कि धीरे धीरे की स्थिति सूखे की स्थिति होती है। सूखे के लिए मनुष्य स्वयं जिम्मेवार है। जगह जगह खोदे गए कुएं, गली मोहल्ले में लगा हैंडपंप, विशेष रूप से सरकारी आवास समितियों के परिसरों में सरकार की अनुमति से जमीन के अंदर से पानी खींचने के लिए लगी, जो उसको समरसेबुल भी बोला जाता है, मोटरें, खेतों की सिंचाई के लिए लगभग लगाए गए नलकूप जमीन के अंदर से इतना पानी खींच चुके हैं कि भूजल स्तर में भयावह ढंग से गिरावट आई है। क्लियर है? चलिए हम सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 है कि बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। और ये देखिए 2011 के कंपार्टमेंटल में आया हुआ है और 2013 में फाइनल एग्जाम में आया हुआ है। चलिए इसका हम जवाब जानते हैं। 2008 ईस्वी में भारत नेपाल की सीमा पर कुशहा के पास तटबंध के टूटने से आई बाढ़ ने कोसी नदी की धारा ही बदल दी थी। अतः कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में लगभग 90% चांस रहता है कि क्वेश्चन आप लोगों को आएगा। याद रखिएगा कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो होगा कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में कोसी नदी समय समय पर भयंकर और बाढ़ समस्या ला चुकी है। गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती से बाढ़ की समस्या बिहार के लिए एक विकराल समस्या है, जो हर वर्ष बिहार के उत्तरी तथा दक्षिणी मैदानी भागों में तबाही मचाती है। लगभग प्रत्येक वर्ष बाढ़ का कहर बिहार पर टूटता है, यानी कि हर वर्ष जो बाढ़ है लगभग बिहार में आता ही आता है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा आदि जिले मुख्य रूप से बाढ़ की संभावना वाले क्षेत्र हैं। इनमें से जो भी जिस जिले के छात्र देख रहे हो वो प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ बाढ़ की स्थिति क्या रहती है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ जून से सितंबर तक मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण नदियों में व्याप्त जल धारण क्षमता से अधिक आसपास के शहर, जो अगल बगल के शहर हैं, गांव, खेत आदियों में फैल जाता है।